कि 4 साल में एक नौजवान जब परिपक्व होता है सेना में, उस वक्त उसको धक्का दे दिया जाएगा। क्या ये फायदेमंद है सेना के लिए भी? ये सेना के लिए कतई फायदेमंद नहीं। सेना का कल्चर सीखने में 4 साल 5 साल लग जाते हैं। जब तक वो ग्रूमिंग होगी उसकी, तब तक उसके बाहर जाने का समय हो जाएगा। और इसको सरकार को रिव्यू करने की ज़रूरत है। पुरानी जो इस्टेब्लिश चीज़ें हैं उनको उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को भी समझ में आएगा, आज नहीं आएगा तो 5 साल बाद आएगा। जब तक समझ में आएगा सर, सॉरी, जब तक समझ में आएगा भारत बर्बाद हो चुका होगा। जितने भी पीएसयू भारत के थे, जो भारत के शान थे, बैकबोन थे, सबके पीछे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत आप लगा हुआ देखेंगे। जो देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगाते थे, वही इस देश को बेचते हुए घूम रहे हैं। आज के दिन तुम ले लो, भारत पेट्रोलियम तुम ले लो, भारत संचार निगम तुम ले लो, कोल इंडिया तुम ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मतलब इंडिया हिंदुस्तान जितने के पीछे लगा था, सबको बेचने के लिए तैयार खड़े हैं, सिर्फ खरीदने वाला चाहिए। फौज की जरूरत नहीं। मान लीजिए आज लड़ाई नहीं हो रही, युद्ध नहीं हो रहा है, तो फौज को नहीं रखा जाए, और कल लड़ाई होगी तो फौज को रखा जाएगा। फौज जितनी जरूरी है, उस फौज की पीछे की तैयारी के लिए डिफेंस इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है, और वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रूप में बहुत महत्व था उनका। देश अपने बेरोजगारी के उस दौर से गुजर रहा है जो आज़ादी के पहले बेरोजगारी हुआ करती थी, जब जनसंख्या 25 से 30 करोड़ थी। आज 138 करोड़ की जनसंख्या में बेरोजगारी इस बेइंतहा है कि नौजवान को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन जब वही नौजवान अग्निवीर में ट्रेंड होगा और फिर बेरोजगारी के दौर में पहुंचेगा, तो किस मानसिक स्थिति में वो पहुंच जाएगा, और फिर वो क्या अच्छा क्या बुरा कर सकता है, इसकी कल्पना अभी करना बहुत मुश्किल है। पूरा जंतर मंतर बैठ के यही गाना गा रहा है, ये देश नहीं बिकने दूंगा। यानी कि अब जनता कह रही है कि अब देश नहीं बेचने दूंगा। जंतर मंतर पे भारतीय मजदूर संघ एक प्रदर्शन कर रही है। मुद्दा क्या है? प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। भारतीय मजदूर संघ के जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग डिफेंस से भी आए, और आप जानते हैं कि किस तरह से मौजूदा वक्त में सैनिकों के नाम पे भी वोट मांग लिए जाते हैं। हमारे साथ डिफेंस के कुछ बंदे कहां से आए सर, आप बताइए पहले अपने बारे में। मैं मुकेश सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का दायित्व है, कानपुर से आया हूँ। तो आप डिफेंस में रहे पहले? सारे डिफेंस में ही हूँ। डिफेंस में ही है। जितने भी सिविलियंस है, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, इन सारी जगहों पर डिफेंस सिविलियंस काम करते हैं, और उन सब का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी यूनियंस का ये फेडरेशन है, ये भारतीय हाउ कम आप कैसे यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में क्यों आए? हमारा तो प्रोटेस्ट बहुत लाजमी है। एक्चुअली क्या है कि आत्मनिर्भर भारत के नाम पे जो सबसे पहले जो हमला हुआ है, वो 16 मई 2020 को निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ऑयल निर्माणी को देश भर में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, उन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को निगमीकरण में बदल दिया जाएगा, उनका निगम बना दिया जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है गोको, गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड जो स्कीम है, उसको भारत में लागू करेंगे, और देश भर में जो 8 आर्मी की बेस वर्कशॉप हैं, जैसे दिल्ली में भी एक आर्मी का बेस वर्कशॉप, वहाँ पे गोको मॉडल लागू करेंगे। इसके अलावा जितने छोटे छोटे स्टेशन वर्कशॉप्स हैं, वो सारे बंद कर दिए, मिलिट्री के डेयरी फार्म्स बंद कर दिए, और ये गोको मॉडल को डिपोज में भी लागू करने वाले हैं। देश के 4 बड़े सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोज को इन्होंने मर्ज करने का फैसला कर लिया या डिसबैंड कर दिया। पूरा डिफेंस हिला हुआ है। ऐसे ही जो DRDO के 51 लैब्स हैं जो रिसर्च करती हैं, उन लोगों के लिए भी मर्जर की बातें होने लगी, और मर्जर काफ़ी सारे लैब्स भी हो गए। तो पूरा डिफेंस इंडस्ट्रीज जो है बहुत परेशान है, और जो भारत सरकार की जो नीति है कि डिफेंस इंडस्ट्रीज स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आता है, और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी है कि बेरेस्ट इस्टेब्लिशमेंट रहेंगे। तो ऐसे में जो 16 कारपोरेशन बन गए, उनमें से कौन रहेगा नहीं रहेगा, ये बहुत चिंता की बात है। एक मिनट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप लोग जानते हैं कि हमारे डिफेंस के लिए एक बैकबोन रही है, और उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन करने की दिशा में सरकार ऑलमोस्ट बढ़ चुकी है। देश में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसको सरकार बेचना नहीं चाहती है, प्राइवेटाइजेशन के हवाले नहीं करना चाहती है। और सैनिकों का नाम ले लेकर के, और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की गीत गा गा के। लेकिन जो मोदी जी 2014 में ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगा के बड़ा अच्छा गाना सुनाते थे, आज पूरा जंतर मंतर बैठ के यही गाना गा रहा है, ये देश नहीं बिकने दूंगा। यानी कि अब जनता कह रही है कि अब देश नहीं बेचने दूंगा। सर, एक बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। आप लोग डिफेंस से हैं, डिफेंस को भी राजनीति में कभी कभी खींच लिया जाता है, सैनिकों को खींच लिया जाता है, ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगाया जाता है। लेकिन जिस तरह से इस देश को प्राइवेटाइजेशन में झोंका जा रहा है, ये भारत के लिए कितना खतरनाक है? ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, एक लॉन्ग टर्म में जा करके बहुत नुकसान करेगा। ऐसा है कि इनको कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरह से इन इस्टेब्लिशमेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते हैं।
कि अगर फौज की ज़रूरत नहीं, मान लीजिए आज लड़ाई नहीं हो रही, युद्ध नहीं हो रहा है, तो फौज को नहीं रखा जाए, और कल लड़ाई होगी तो फौज को रखा जाएगा। फौज जितनी ज़रूरी है, उस फौज की पीछे की तैयारी के लिए डिफेंस इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रूप में बहुत महत्व था उनका। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द अग्निवीर? देखिए, एक भारत सरकार कुछ अस्थायी लोग जो नीति आयोग में आए हुए हैं, उनकी सलाह पर ये छोटे छोटे कदम उठा रही है, ये आगे चल कर के बहुत अच्छा नहीं होगा। आप डिफेंस से बिलोंग करते, मेरा सवाल ये है कि 4 साल में एक नौजवान जब परिपक्व होता है सेना में, उस वक्त उसको धक्का दे दिया जाएगा, क्या ये फायदेमंद है सेना के लिए भी? ये सेना के लिए कतई फायदेमंद नहीं। सेना का कल्चर सीखने में 4 साल 5 साल लग जाते हैं। जब तक वो ग्रूमिंग होगी उसकी, तब तक उसके बाहर जाने का समय हो जाएगा। और इसको सरकार को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि ये जो हम ट्रेंड मैन पावर है, इसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। बाहर निकलेंगे लोग, बेरोजगार रहेंगे, अपनी इस क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा थ्रेट परसेप्शन भी बन सकता है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि बहुत बड़ा थ्रेट परसेप्शन बन सकता है। देश अपने बेरोजगारी के उस दौर से गुजर रहा है जो आज़ादी के पहले बेरोजगारी हुआ करती थी, जब जनसंख्या 25 से 30 करोड़ थी। आज 138 करोड़ की जनसंख्या में बेरोजगारी इस बेइंतहा है कि नौजवान को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन जब वही नौजवान अग्निवीर में ट्रेंड होगा और फिर बेरोजगारी के दौर में पहुंचेगा, तो किस मानसिक स्थिति में वो पहुंच जाएगा और फिर वो क्या अच्छा क्या बुरा कर सकता है, इसकी कल्पना अभी करना बहुत मुश्किल है। सर, तो आप लोगों की क्या डिमांड है यहाँ पे अभी? नहीं, हमारी डिमांड बेसिकली ये है कि जो अभी जो कारपोरेशन बनाया, इसको 7 कारपोरेशन में कन्वर्ट किया है, इसको गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए। और हम कारपोरेशन बनाने का विरोध नहीं करते, आप नए कारपोरेशन बनाइए, डिफेंस इंडस्ट्रीज बनाइए, डिफेंस कॉरिडोर लगाइए, प्रोटेक्शन चाहिए। क्या है कि जो भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक रहे हैं सदरे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उन्होंने कहा कि आप अपने अपने सेक्टर में आगे बढ़िए। आप सार्वजनिक सेक्टर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाइए। गवर्नमेंट सेक्टर में है तो गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाइए। प्राइवेट सेक्टर के लिए जो काम बना उसमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा काम दीजिए। ये डिफेंस की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज या डिफेंस जो इंडस्ट्रीज हैं, इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये खराब वक्त में इनका काम आता है, और ये हमने प्रूव किया, चाहे कारगिल का वार रहा हो या उसके पहले 71 का वार रहा हो, 1965 का वार रहा हो। इनमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने बताया कि हमारी वजह से सेना कितनी मजबूत है। और आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट इनका अभी आया है, ये आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट के तहत ही ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अभी तक काम कर रही थी। ऐसे ही जो आर्मी की बेस वर्कशॉप है या डिपोज हैं, डिपोज इसलिए नहीं कि वो सामान रखने की जगह नहीं, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि आगरा के अंदर क्या सामान रखा जाएगा, दिल्ली के अंदर क्या सामान रखा जाएगा। उसका बहुत भौगोलिक महत्व है उन चीज़ों को करने का, बहुत इंपॉर्टेंस है, जो मैं कह रहा हूँ मैं एग्री करता हूँ। ये इंपॉर्टेंस सरकार को क्यों समझ में नहीं आ रही है? सरकार को इसलिए नहीं समझ में आ रही कि सरकार बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लोगों को प्लानिंग कमीशन में लेकर के आती है, जो आज नीति आयोग है, और वहाँ उनको सरकार को कुछ नयापन दिखाना होता है। हाँ, एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया करना है, एक कंपटीशन है, और उस नए करने की वजह से ये पुरानी जो इस्टेब्लिश चीज़ें हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को भी समझ में आएगा, आज नहीं आएगा तो 5 साल बाद आएगा। जब तक समझ में आएगा सर, सॉरी, जब तक समझ में आएगा भारत बर्बाद हो चुका होगा। जितने भी PSU भारत के थे, जो भारत के शान थे, बैकबोन थे, सबके पीछे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत आप लगा हुआ देखेंगे। जो देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगाते थे, वही इस देश को बेचते हुए घूम रहे हैं। आज के डेट में तुम ले लो, भारत पेट्रोलियम तुम ले लो, भारत संचार निगम तुम ले लो, कोल इंडिया तुम ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मतलब इंडिया हिंदुस्तान जितने के पीछे लगा था, सबको बेचने के लिए तैयार खड़े हैं, सिर्फ खरीदने वाला चाहिए। खैर, देखिए, एक हम लोग इसका राजनीतिक वजह नहीं देखते। 74 में जो रेलवे की सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई 1974 में, उसके तुरंत बाद कारपोरेशन बना। आज की तारीख में 16 कारपोरेशन बन गए। कांग्रेस के 7 कारपोरेशन बना, कांग्रेस कम्युनिस्ट रहे तब कारपोरेशन बना, और बीजेपी रही तो कारपोरेशन। हम लोग जो सत्ता का जो राजनीतिक स्वरूप है, उसकी वजह से परेशान नहीं है। इसके पीछे जो ये लोग हैं, जो सलाहकार लोग हैं, हमारी लड़ाई उनके साथ चल रही है।
ये असली लड़ाई है। ये नहीं कि आज बीजेपी चली जाए तो कल कांग्रेस आ जाएगी तो इन चीज़ों को वापस करेगी, कोई करने वाला नहीं है। एनपीएस उसका एक उदाहरण है। न्यू पेंशन स्कीम 2004 में ही बीजेपी लेकर के आती, 2004 से लेकर 2008 तक बीजेपी बाहर हो जाती, कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट में रहते हैं, लेकिन ये कम्युनिस्ट एनपीएस को स्क्रैप नहीं करते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आती है, 2014 तक रहती है। 13 के अंदर पार्लियामेंट में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के पीएफआरडीए एक्ट पास कर देते हैं और उसके बाद बीजेपी फिर आ गई। इन 2004 से लेकर के 2022 तक के बीच में हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कैरेक्टर को देखा है। इनके में कोई डिफरेंस इस मामले में नहीं है, इंडस्ट्रीज के मामले में, एम्प्लॉय के मामले में। इसलिए हम किसी मुगालते में नहीं रहने वाले हैं। हम इसीलिए संघर्ष करते हैं और अपने दम पे हासिल करना चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल, हमारा उद्देश्य नहीं, हम सब पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं, हमको प्रधानमंत्री या मंत्री या विधायक सांसद नहीं बनना। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, मजदूरों के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में वो हमारे नजरिए से सोचे और उसको इम्प्लीमेंट करे। इतनी उद्देश्य है, चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई आए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे साथ डिफेंस के लोग थे, ये भी खड़े हैं। बेसिकली यहाँ निगमीकरण हो, प्राइवेटाइजेशन हो, डिसइन्वेस्टमेंट जिसको कह लीजिए, उसका विरोध किया जा रहा है। और अब प्राइवेटाइजेशन उस दौर में पहुंच चुका है जहां पे कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट वाले। तो खैर नौकरी जाते हैं, सुबह पता नहीं कि शाम को घर आते वक्त रेजिग्नेशन उनके हाथ में होगा, टर्मिनेशन हाथ में होगा। तो देश में जब जनता अपने आप को, खासकर रोजी रोजगार जिनका चल रहा है, वो सुरक्षित महसूस नहीं करे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट वाले हो। देखते हैं कि आखिर भारतीय मजदूर संघ इस विरोध को कितना आगे तक ले जा पाती है। नमस्कार।